नमस्कार भारत, मैं हर्ष भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज़ ट्रिगर से। इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि सभी 12 राज्यों में जोरों शोरों से एसआईआर चलेगा। इसी बीच तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दंगा भी होता है। कुछ बीएलओ ने अपनी आत्महत्या भी कर ली है। इसी समस्याओं, ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं कैंटोनमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन लखनलाल उमर जी के साथ कानपुर में आप सभी के बीच मौजूद हूँ। कई ऐसे सवाल हैं जो आज मैं इनसे पूछूंगा। क्षेत्र से जुड़े भी सवाल हैं, एसआईआर से जुड़े भी सवाल हैं और सारे सवाल ये आम जनता के हैं जो इनको वोट देती है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतना बिजी शेड्यूल हम निकाल के आप हमारे साथ जुड़े। सर, मेरा पहला ही प्रश्न रहेगा कि एसआईआर क्या है सर और क्यों जरूरी है? देखिए, भारत सरकार ने मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया हुआ है। इसमें खास बात यह है कि हमें दिख रहा है 1993-94 में गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। अभी तक ये था कि नाम जो बढ़े वो जोड़ दिया, जो घटे उनको काट दिया, जो मर गए वो गए, लेकिन नए सिरे से वोटर लिस्ट नहीं बनी। तो ये जो भारत सरकार ने नए सिरे से गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है वो एक बहुत बढ़िया चीज है। उससे जनता को तो लाभ होगा, सरकार को भी जो फर्जी आंकड़े हैं उनसे भी निजात मिलेगी। आपने देखा होगा कि कई लाख मतदाता बिहार में कट गए, कई लाख मतदाता और स्थानों पर कट गए, तो यहाँ पर भी इससे कम नहीं कटेंगे, यहाँ पर भी लाखों वोट कटेंगे। उसका रीजन ये है कि कई लोगों ने अगर कानपुर से बनवा रखा तो उन्होंने अपने गांव से ही बनवा रखा है। कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया तो वहां भी बनवाया। एक आदमी के किसी आदमी के 3 जगह नाम है। तो इस गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, जिसमें आधार कार्ड नंबर डाला जा रहा है, जिसमें आपका वोटर आईडी नंबर डाला जा रहा है, उसमें मोबाइल नंबर डाला है, तो इससे काफी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे और वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण भी हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा वोटर लिस्ट। जैसे हमारे यहाँ, मैं शांति नगर की बात करता हूँ, हमारे तमाम मकान के किराएदार 2000 में छोड़ के चले गए, कोई 95 में छोड़ के चला गया, कोई 2020 में छोड़ के चला गया, लेकिन उनके नाम अभी तक कटे नहीं है। जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी नाम नहीं कटे, जो शिफ्ट हो गए उनके भी नाम नहीं कटे। तो ये जब नाम कटेंगे तो शुद्ध जब लिस्ट बन जाएगी तो वोटर भी शुद्धता के साथ वोट करेगा। उसको अभी तक ये होता है कि जैसे 49% पोलिंग हुई, 55% पोलिंग हुई, तो पोलिंग कम होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो फर्जी मतदाता हैं, जो मतदाता छोड़ के चले गए हैं, जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जो मृत हो चुके हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। इस कारण से भी परसेंटेज में, औसत में मतदाता कम हो गए, तो उसका परसेंटेज पे असर पड़ता है। मतदान जिस दिन होता है उस दिन कम लोग वोट डालते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है। चुनाव में लगभग अभी 1 साल बचा है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ सर। फिर भी इतनी जल्दी क्यों है सर? क्योंकि एसआईआर को तो थोड़ा सा लंबा समय चलने देना चाहिए, बड़ा लंबा प्रोसेस सर। और चुनाव आयोग के 10, 11, 12 तारीख तक तो एकदम उसको खत्म करना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं हो गया सर? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र बॉडी है, इसमें सरकार का न जोर चलता है, न किसी राजनीतिक दल का जोर चलता है। जो एसआईआर है उसमें वास्तव में टाइम लगेगा। अभी 1 महीने का ये अभियान है, उसके बाद वो वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे, उसके बाद आपत्ति दावे आएंगे। जो 18 साल के हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे। तो 2-3 महीना का तो प्रोग्राम है ये। दूसरी बात, एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि फरवरी 2027 में चुनाव होने लगभग 1 साल बचा है, 2 साल नहीं बचे, और दिसंबर के आखिरी तक अधिसूचना जारी हो जाती है कि जनवरी में इस तारीख को नामांकन होगा, फरवरी में इस तारीख को चुनाव होगा, और वो हमें दिख रहा है 8-10 मार्च तक चुनाव और रिजल्ट निकल जाता है। पिछले साल तक 13 मार्च को चुनाव, मतलब मतगणना हो गई थी और रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। तो ये 2 साल नहीं बचा, ये 1 साल ही बचा है, और 1 साल के अंदर अगर ये शुद्धिकरण कर लेंगे तो हमें लगता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और साफ सुथरी होगी। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के एक नामी ग्रामी चेहरा है सर। मेरा भारतीय जनता पार्टी पे लगे आरोपों पे एक प्रश्न है सर। भाजपा पे लगातार आरोप लगता है कि एसआईआर के बहाने भाजपा वोट काट रही है, विपक्ष से वोट काट रही है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो सर। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों में ये तो नहीं किसी चेहरे में लिखा कि बीजेपी का है, कि कांग्रेस का है, कि बसपा का है। जो वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे या एसआईआर फॉर्म से के माध्यम जिन लोगों नाम कटेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे,
कि वो या तो यहाँ रहते नहीं होंगे, या तो मृत हो गए होंगे, या कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ये स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग, और वो अपने विवेक से निर्णय लेती है, और जो निर्णय लेती है उसको सबको पालन करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा वोट चोर चुनाव आयोग को तमाम गाली दे रहे थे राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो किसी दल का नहीं है, और वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करना चाहिए, और हम सभी देशवासियों को इसमें सहयोग करना चाहिए। सर, बिहार में 69 लाख वोटर कटे, बंगाल में 26 लाख अभी तक कट चुके हैं। अब ऐसे में विपक्ष को तो लगेगा ना सर कि उसके वोट कट ही रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो भाजपा पे सवाल उठाएंगे। देखिए, विपक्ष का सवाल जो है वो अनर्गल है, बिना किसी प्रमाण के है, क्योंकि जो हमें दिखता है उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ के आसपास वोट कटेंगे। कारण क्या है कि मैंने फिर वही दोहरा रहा हूँ कि तमाम लोग छोड़ के चले गए, तमाम लोग मृत हो गए, तमाम लोगों ने दिल्ली में वोट बनवा लिए, किसी ने गुड़गांव में बनवा लिए, किसी ने बंबई बनवा लिए, तो निश्चित रूप से वोट कटेंगे। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि अपने जीतने के लिए सब काम कर रहे हैं, ये गलत है। जिस प्रकार से विधानसभा का परिसीमन होता है, जिस तरह से अन्य तमाम सारे कार्य होते हैं, उसी तरह उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये भी कार्य हो रहा है, ताकि जो शुद्ध लिस्ट होगी तो शुद्ध लोग ही होंगे, जिसमें जो मान लो 194 मीरपुर मकान नंबर उदाहरण है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके अगर वोट बन जाते हैं, उनके वोट रहते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग नहीं रहते उनके कट जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इतनी संख्या में जो वोट कटे उसका रीजन यही है। हम भी देखते हैं, हम 1999 से सभासद है, और चुनाव को डायरेक्टली हम 1989 देख रहे हैं, और हमने देखा तमाम लोग 1989 की लिस्ट में थे, अभी भी चले आ रहे हैं। कोई मर गया, कोई शिफ्ट हो गया, कोई कहीं हो गया, लेकिन उनके नाम चले आ रहे हैं। अगर ये नाम कट जाते हैं, अगर 1 करोड़ भी नाम कट जाते हैं, तो उससे कोई हर्जा नहीं, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई योगदान नहीं। इसमें सीधे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एसआईआर को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्हीं के कई अच्छे चेहरे हैं, कोई बड़े बड़े नेता हैं, जैसे इरफान सोलंकी हो गए, नसीम सोलंकी, वो डायरेक्टली आके कहते हैं कि हम एसआईआर को सपोर्ट करेंगे। इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको भारतीय जनता पार्टी के हर क्रियाकलाप पे आरोप लगाना है। कुछ भी अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, उनको आरोप लगाना है। चुनाव आयोग का काम है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं है, और उसमें अखिलेश यादव इसलिए वो कर रहे हैं कि उनको लगता होगा कि जो हमारे वोटर हैं, या जिस समाज के वोट हमको मिलते हैं, उनकी ज्यादा संख्या में वोट कर जाएंगे। तमाम लोग बंगाल से आए, कोई बिहार से आया, कोई बांग्लादेश से आया, उनके सबके वोट कट रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। आपने भी बीएलओ की बात करी सर, बीएलओ के अभी बहुत सारी खबरें आपने सुनी और पढ़ी भी होंगी कि आत्महत्या कर रहे हैं एसआईआर के बर्डन की वजह से। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, आज अगर आपने समाचार पत्र देखा होगा तो रणदीप रेणुआ जो यहाँ के चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने जिलाधिकारियों को बहुत ही सख्त हिदायत दी है कि किसी भी बीएलओ के ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। वो जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, और अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो उनको सहयोग के लिए 1-2 लोग और लगाए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रहा है। कुछ और कारण रहे होंगे, जिन्होंने आत्महत्या की, कुछ और किया, उनका कुछ और कारण रहे होगा। बीएलओ का काम सिर्फ फार्म बांटना है, फार्म घर घर देना है, भर के देने की जिम्मेदारी उस मतदाता की है। तो इसलिए जो आत्महत्या की बात है, मुझे नहीं लगता ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये किसी और कारण से आत्महत्या की होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बीएलओ परेशान होकर आत्महत्या किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी रिसेंट में ही सर उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ ने वीडियो बनाते हुए डायरेक्टली कहा कि मेरे ऊपर एसआईआर का बर्डन है, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो ये भी फर्जी? नहीं, ये फर्जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन एसआईआर का बर्डन का 1400 से ज्यादा मतदाता नहीं है किसी बूथ में। और अगर आप योग्य हैं, आप टीचर हैं, कोई जल निगम में हैं, कोई सेल टैक्स में, अगर वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे लगता है 1400 फॉर्म बांटने में 5 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर वो 5 दिन लग गए हैं, उनको कलेक्ट करने में भी समय नहीं लगता, तो इसलिए वो अपनी अक्षमता के कारण सुसाइड किया होगा, या किसी और कारण होगा। एसआईआर या फॉर्म के कारण नहीं हो सकता। ये तो सारे मेरे सवाल एक्चुअली एसआईआर से रिलेटेड था, क्योंकि कैंट क्षेत्र बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश और इसमें,
सर, कैंट का ही एक सवाल है। कैंट क्षेत्र में सफाई, पानी और नाली की समस्या लगातार आ रही है कई सालों से। जनता बार-बार इसको विधायक जी से कहती है, क्षेत्र के नेताओं से कहती है, लेकिन उसका निवारण अभी तक नहीं हो पाता है। अभी भी कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सर ये तो पानी की समस्या तो कैंट में आप जानते हैं, और कई न्यूज़ चैनलों ने जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण ने आपको संपर्क भी किया इसके लिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक पेयजल की समस्या का सवाल है, कानपुर कैंट में तीन दो एक कैंट बोर्ड के अपने साधन है। एक टंकी बनी है ब्रिगेडियर साहब के घर के सामने, एक टंकी बनी कटहरी बाग के अंदर, और एक ये जोनल पंपिंग एसोसिएशन मीरपुर में बना हुआ है। तो मीरपुर में जब कभी जल संस्थान बिना दावर से पानी नहीं आता तो जरूर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अपने जो ट्यूबवेल थे वो 30-30, 35-35, 40-40 साल पुराने हो गए, जिन्होंने पानी देना कम कर दिया, बंद तो नहीं किया लेकिन कम कर दिया है। उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। अभी हमारे उस एरिया में संकट कम है, जैसे लाल आपका 2 नंबर वार्ड हो गया, 1 नंबर वार्ड हो गया, 8 नंबर वार्ड हो गया, हमारे 3 नंबर वार्ड का आधा हिस्सा होगा, वो पानी की टंकी कटहरी बाग से और वहां से आता है, इसलिए वहां समस्या कम है। इस एरिया में समस्या मेन कारण जो जल संस्थान पे हम लोग डिपेंड है। तो अभी हमने क्या किया है, जब से मैं नॉमिनेटेड मेंबर हुआ हूँ, हमने एक ट्यूबवेल लगवाया रेल बाजार में, एक ट्यूबवेल लगवाया बीराबोंग स्कूल के सामने, 2 ये लगे, तीसरा लगाया ये बरासाला के सामने, चौथा हमने अपने वहां पर लगाया, क्या नाम है, पुल के नीचे खबरा मॉल में, 5वां लगा आपके काकोरी में, 6वां लगा होली मेला मैदान फैतपुरगंज में, 7वें की बोरिंग मीरपुर में पकड़िया वाले चौराहे पे हो रही। 7 ट्यूबवेल हमने लगवाए अपने कार्यकाल में 2 साल के अंदर। और अभी ये भी चल रहा है कि ये जो पानी की सप्लाई जैसे गांव देहातों में नगर निगम या नगर पंचायत में होती है कि एक ट्यूबवेल बड़ा लगा दिया और उसको सीधे पानी की लाइन में जोड़ दिया, तो वो ये होता है कि उनको पानी उससे मिलता है। जैसे जेडपीएस है हमारा, तो ये पूरी तरह से हम जल संस्थान पर डिपेंड है, लेकिन आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि साल भर के अंदर हम 2-3 ट्यूबवेल ऐसे बड़े वाले लगवा देंगे, जिससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। रहा गलियों में पानी जाने का, तो बड़ी पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, 60-60, 70-70 लाख पानी होगी, जो क्लोरीन भर जाने के कारण वो चोक हो गई हैं। तो उनको रिप्लेसमेंट का काम भी चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, बहुत सारी जगहों में काम हो गया, उनसे पानी मिलने लगा लोगों को। इसके अलावा हम लोग सफाई की, जहाँ तक सवाल है, सफाई का ठेका अग्रवाल एंड कंपनी का, उसकी सफाई व्यवस्था जब कभी कहीं खराब होती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। और एक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नालियों को मतलब सरफेस ड्रेन में कन्वर्ट करने के लिए या पाइप डाल के बंद करने का प्रावधान भी है कि उनको नाली बंद करके पाइप का कनेक्शन सीवर मिला दिया जाए। वो भी काफी हद तक चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, और लगभग काफी जगह कार्य पूर्ण भी हो गया है। इसलिए आगे आने वाले समय में पानी की, नाली की, सीवर की समस्या बहुत कम होगी। जो सड़कें हमारी खराब थी, अभी यहाँ पर भी पानी की लाइन पड़ी है, सीवर की लाइन पड़ी है, सड़कें हमारी जो खराब हैं वो कुछ सड़कें बन गई, कुछ सड़कें आगामी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। जो बचेंगी उनको भी अगली बोर्ड मीटिंग में पास करा के बनवा दूंगा। सर, आप शिक्षा क्षेत्र में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अभी की बहुत ही फेमस यहाँ पर है सिंधिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सर युवाओं में, बच्चों में। आगे आपका ऐसा क्या प्लान है जो शिक्षा में आप करना चाहते हैं या करेंगे? क्योंकि युग बदला, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब उसमें सर रट्टा तोता वाला काम खत्म हो गया है सर, अब समझने वाला काम है। ऐसा आप क्या करना चाहते हैं जिससे सर बच्चे नई शिक्षा को और अच्छे से ग्रहण कर सकें? देखिए, जहाँ तक शिशु मंदिर का सवाल है, तो शिशु मंदिर हमारे विद्या भारती एक संस्थान है, उससे जुड़े हुए हैं। और सिंधिया सरस्वती शिशु मंदिर में हमने लैब बना दी, कंप्यूटर लैब, जिसमें करीब 12 या 13 कंप्यूटर लगे हुए हैं। और कंप्यूटर की शिक्षा जो केजी पीजी में उन बच्चों से लेके जो हमारे हाई स्कूल तक के बच्चे, उनको दी जा रही है। इसके अलावा हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में उसको कौशल विकास केंद्र चलाते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, संगीत, तबला वादन और तमाम सारी चीजें सिखाई कर, वो मोबाइल बनाना, तमाम हेयर, ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ये सब कोर्स चलाए जाते हैं ताकि बच्चों को मतलब एजुकेशन, शिक्षा के साथ साथ कुछ दक्षता भी आ जाए, जिससे वो अपने सेल्फ डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए भी कोर्स चलाए जाते हैं। और शिक्षा प्रणाली जो है, जो हमारी विद्या भारती का पैटर्न है,
उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम भी हम लोगों ने शुरू किया है और बच्चों के खेल कूद का सामान भी पर्याप्त मात्रा में है। और जब कभी कहीं बाहर भी हम लोग ले जाते हैं, कहीं कुछ और ट्रेनिंग देनी हुई, जैसे संस्कृत भारती का कार्यक्रम था तो उसमें हमारे कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्ट हुए, तो इस तरह का भी चल रहा है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक कौशल विकास केंद्र खोल रखा है मीरपुर बारासाला में। इसमें सिलाई कढ़ाई, बुटीक और कंप्यूटर ट्रेनिंग, कई तरह की कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उनसे भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्षेत्र के लोग लाभान्वित होते हैं, फिर अपना भी काम कर सकते हैं, कहीं नौकरी करना है नौकरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। आप लोग भी ऐसे ही जुड़े रहिए द न्यूज़ ट्रिगर के साथ। सवाल आपका होगा और जवाब जनता इनसे खुद ले लेगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।